जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद दोस्तों, परिश्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीपी का जो भी स्पेशल बैच चल रहा है उसकी आज तीसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला के पहले भाग का विचार किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि वर्णमाला में कौन कौन सी ध्वनियां शामिल होती हैं, स्वर होते हैं और स्वरों का विभाजन। इससे पहले वाली जो क्लास थी जिसमें हम लोगों ने मुख्यतः स्वरों का विभाजन किया था, उसकी क्लास थोड़ी बड़ी हो गई थी। रीजन सीधा है क्योंकि हमने आपको पहले भी सूचित किया था कि स्वरों की संख्या भले ही 11 हो, कम हो व्यंजन की अपेक्षा, लेकिन जो उसका विस्तार है वो मुख्य रूप से व्यंजन से कई गुना ज्यादा विस्तृत है। यही कारण है कि इससे पहली वाली क्लास आपकी थोड़ी लंबी हुई थी। तो आप अगर पेशेंस रख करके उसको देखे होंगे तो निश्चित ही वो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्वर का विभाजन तो पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास जो मुख्य रूप से आधारित रहेगी वो रहेगी व्यंजन और व्यंजन के भेद पर। साथ ही जानेंगे हम लोग व्यंजन के उच्चारण स्थान, और सबसे अंत में हम लोग जानेंगे कि जो संपूर्ण वर्णमाला में कुछ आपके महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं या महत्वपूर्ण वर्ण होते हैं जिनको कुछ अलग या स्पेशल नाम से जाना जाता है, उनको भी जानेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पता है आपको कि हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, व्यंजन। क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजन। परिभाषा इसकी हमने आपको बता दी थी कि व्यंजन होते क्या है, तो वे वर्ण या वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए। एक बार लिख देते हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए। किसकी सहायता से किया जाए? स्वर की सहायता से किया जाए। एक तो हमने ये आपको बात बताई थी, दूसरा इसी के साथ हमने क्या बताया था, ऑब्लिक करके एक परिभाषा आपको और बताई थी कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण करने के लिए मुख में संघर्ष हो। वो संघर्ष जीवा का मूर्धा के साथ हो सकता है, दंत के साथ हो सकता है, ओष्ठ के साथ हो सकता है, या प्राणवायु के आधार पर भी हो सकता है। इन सब पर चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज बताने का कारण आपको ये था क्योंकि हम लोग टॉपिक ही शुरुआत करने जा रहे हैं किसकी? व्यंजन की। फिर बताया था कि इन्हीं व्यंजनों की अगर कुल संख्या पूछी जाए तो सामान्य जो संख्या होती है व्यंजनों की वो कितनी होती है? 41। हालांकि ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है। अगर 41 न दिया हो तो उत्तर हो सकता है कितना? 39। और ये कब होगी इस पर भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन मुख्यतः जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए जो कि एक आध बार पूछा जा चुका है तो उत्तर कितना होगा? 33। और 33 जो रहेंगे आपके वो हम बता भी चुके हैं कि 33 अगर व्यंजन होंगे तो इसमें 25 वर्गीय व्यंजन रहेंगे, 4 अंतस्थ वर्ण रहेंगे और 4 ऊष्म वर्ण रहेंगे। इन्हीं को जुड़ करके जो टोटल संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 33। इस बात पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं उन्हीं व्यंजनों के विभाजन। व्यंजन का विभाजन, जैसे स्वर में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वर का विभाजन कितने आधार पर किया गया था, तो उसके आधार थे कितने? 5। लेकिन व्यंजन भले ही संख्या में ज्यादा है लेकिन जो उसके विभाजन के आधार हैं वो आधार कितने हैं? 4। और चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला व्यंजन का प्रकार है स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, और उसी व्यंजन को हम लोग क्या कह सकते हैं? वर्ण कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वर्ण के अंतर्गत ही दोनों प्रकार की ध्वनियां आती हैं। एक तो ध्वनि आती है कौन सी? स्वर, और दूसरी ध्वनि आती है कौन सी? व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन दोनों को हम संयुक्त रूप से क्या कह सकते हैं? वर्ण कह सकते हैं। तो पहला आधार स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा आधार कौन सा है? ऊष्म व्यंजन, और जो चौथा प्रकार है उसको कहते हैं संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। एक एक करके विस्तृत चर्चा आपके साथ करते हैं व्यंजनों के ऊपर। सबसे पहले पहला प्रकार हम लोग देखेंगे, और पहला प्रकार कौन सा है? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। आपको पता है कि स्वरों की संख्या 11 है, आ से लेकर ओ तक। ठीक इसके बाद दो वर्ण आते हैं जिसको हमने कहा था कि इनको नाम दे दिया गया अयोगवाह या नपुंसक। ठीक उसके बाद जो शुरुआत होती है
और वो शुरुआत कैसी होती है, का, खा, गा, घा और इसी का पंचमाक्षर घा। उसके बाद चा, छा, जा, झा और इसका पंचमाक्षर इ। उसके बाद टा, ठा, डा, ढा और रा। इसके बाद ता, था, दा, धा और ना और सबसे अंत में जो वर्ग आएगा पा, फा, बा, भा और मा। ये विभाजन हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, वर्गीय या स्पर्शी वर्ण। शब्द पर पहले चर्चा कर लेते हैं। पहला शब्द लिखा है स्पर्शी वर्ण। स्पर्शी का अर्थ है कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण के लिए जिह्वा कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर स्पर्श करे तो वे सभी वर्ण क्या कहलाएंगे, स्पर्शी वर्ण। दूसरा इन्हीं का नाम क्या है, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कैसे होंगे, जैसे अगर हम इनको संख्यात्मक रूप में लिख दें 1, 2, 3, 4 और 5। उसके बाद दूसरी संख्या इधर लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अगर इसको हम एक कोई दूरी मान लें तो आपको पता है कि इधर भी ये कितने हैं 5, इधर भी ये कितने हैं 5। अगर ये यहाँ 5 है तो यहाँ भी कितने होंगे 5, और अगर ये यहाँ 5 हैं तो यहाँ भी कितने होंगे 5। और अगर आपको गणित का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो आपको पता है कि यदि किसी आकृति की चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर है तो उस आकृति को कहते हैं क्या, वर्ग। और इसी वर्ग से एक शब्द बन गया और शब्द को क्या कह दिया गया, वर्गीय व्यंजन। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि चूंकि लंबवत और क्षितिज वर्णों की संख्या समान है और वो संख्या है कितनी 5 5, इसलिए इनका नाम क्या है, वर्गीय व्यंजन। अगर बात की जाए कि कुल वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आपको पता है कि अगर प्रत्येक पंक्ति में संख्या कितनी है 5 और टोटल पंक्तियां ही कितनी है 5, यानी कि संख्या हो जाएगी कितनी 25। तो टोटल वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, टोटल वर्गीय व्यंजनों की जो संख्या है वो संख्या हो जाएगी 25। दूसरा क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, तो दूसरा ये हो सकता है कि अगर वर्गीय व्यंजनों की संख्या में पूछा जाए कि कहां से कहां तक के वर्ण आएंगे तो ये वर्ण आएंगे का से मां तक। का से मां तक के टोटल वर्ण क्या कहलाएंगे, वर्गीय व्यंजन। दूसरे वर्ण कौन से हैं, अंतस्थ वर्ण। यहां चूंकि लिख चुके हैं तो अगले पेज पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दूसरा जो आपका व्यंजन का प्रकार है वो कौन सा है, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण या व्यंजन, जो भी नाम आप दें सही होगा। देखिए अंतः का अर्थ क्या होता है, अंदर। स्थित का अर्थ क्या होता है, स्थित, यानी कि जो आपके अंदर स्थित प्राणवायु है। देखिए इसको लिख देते हैं, अंदर स्थित प्राणवायु, अंदर स्थित प्राणवायु, प्राणवायु। और अंदर प्राणवायु कहां स्थित रहेगी, फेफड़ों में। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए केवल अंदर यानी कि आपके फेफड़ों में उपस्थित प्राणवायु की ही आवश्यकता हो और उनसे कोई वर्ण उच्चारित हो तो वो वर्ण कहलाएंगे कौन से, अंतस्थ वर्ण। और अंतस्थ वर्णों की अगर संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 4। और वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं, एक वर्ण है या, दूसरा वर्ण है रा, तीसरा वर्ण है ला और चौथा वर्ण है वा। टोटल अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, या, रा, ला, वा। ये हो गया आपका व्यंजन का दूसरा प्रकार, अंतस्थ वर्ण। तीसरा जो आपका प्रकार है वो व्यंजन का कौन सा है, तो तीसरा प्रकार आपको पता है जिसका नाम क्या है, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन, जो भी आप इसका नाम देंगे सही होगा, क्योंकि हमने बताया कि वर्ण को ही क्या कह सकते हैं, स्वर या व्यंजन। देखिए ऊष्म से एक शब्द होता है ऊष्मा, और ऊष्मा का अर्थ क्या होता है, ऊर्जा। ऊष्म का अर्थ क्या होता है, गर्म। यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए अंदर से जो प्राणवायु निकलेगी उसकी जो मात्रा हो या उसका जो उसका प्रकार होगा वो कैसा हो, गर्म हो।
कैसा हो, गर्म हो। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए प्राण वायु गर्म हो जाए, ऊष्मित होकर के निकले, वो वर्ण कहलाएंगे ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या कितनी है, तो इनकी भी संख्या कितनी है, 4 है। और वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो इन्हीं के आगे जब हम 4 वर्ण पढ़ते हैं, एक वर्ण आता है आपका शा, दूसरा वर्ण आता है शा, तीसरा वर्ण आता है सा और चौथा वर्ण आता है हा। ये 4 वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिनको अगर हम उच्चारित करते हैं तो अंदर से जो प्राण वायु निकलती है वो क्या हो जाती है, ऊष्मित हो जाती है, बहुत ही हल्की गर्म हो जाती है। दूसरा, आपको इसमें इस सा का क्रम भी याद रखना है कि सबसे पहले ये वाला सा आएगा, उसके बाद ये वाला सा आएगा और उसके बाद ये वाला सा आएगा। हालांकि उच्चारण में भी हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो तीसरा व्यंजन का प्रकार कौन सा हो गया, ऊष्म वर्ण। एक वर्ण आपका बचा और वो वर्ण कौन सा है, आपका चौथा प्रकार। और चौथा प्रकार में जो वर्ण हमने आपको लिखवाए हैं या जो व्यंजन लिखवाए हैं वो लिखवाए हैं मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। मिश्रित या संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन, ये कौन कौन से होते हैं। हालांकि इन वर्णों पर भी बहुत ही अल्प रूप में चर्चा हम लोग, जो आपकी सबसे पहली वाली क्लास थी हिंदी भाषा की या हिंदी शब्द की सामान्य जानकारी, उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक इसी के साथ में कवर किया था, ध्वनि। जिन लोगों ने नहीं देखा हो तो कृपया जाकर के पहले वो आप क्लास देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पिछली वाली चीज को आगे वाली जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसी के साथ कनेक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, वास्तव में आपके ज्ञान वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण वही होती है। इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले पहली क्लास देखें, उसके बाद दूसरी क्लास देखें और उसके बाद तीसरी क्लास देखें। चरणबद्ध तरीके से जब हम लोग पढ़ते हैं तो वही क्रम कहलाता है वैज्ञानिक क्रम। और आधुनिक युग जो है वो वैज्ञानिकता का ही युग है। इसलिए अगर हम और आप जागरूक हैं तो जरूरी है कि वैज्ञानिक कारण से ही पढ़ें। है, देखते हैं मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। वहां आपको बताया था कि मिश्रित या संयुक्त ध्वनि, कोई भी दो वर्ण जो अलग अलग प्रकार के हैं लेकिन उनका योग करके हम उच्चारण इस प्रकार करें कि दोनों का उच्चारण लगभग एक साथ हो, तो वो ध्वनि कहलाती थी संयुक्त या मिश्रित ध्वनि। इसमें देखिए क्या होगा, हमने कहा कि संयुक्त या मिश्रित जो व्यंजन होंगे उनकी भी संख्या कितनी है, उनकी भी संख्या कितनी है, 4। और वो 4 संख्या है कौन कौन सी, तो एक तो वर्ण है आपका, एक तो वर्ण है आपका कौन सा, छ। एक तो वर्ण कौन सा है, छ। दूसरा वर्ण कौन सा है, दूसरा वर्ण है त्र। तीसरा वर्ण कौन सा है, तो तीसरा वर्ण है ज्या, जिसको कुछ लोग ज्ञा भी पढ़ते हैं, तो उच्चारण वास्तव में इसका क्या होता है, ज्या। और एक जो चौथा वर्ण है वो वर्ण है श्र। तो टोटल 4 वर्ण हैं जो कि मिश्रित या संयुक्त व्यंजन या वर्ण कहलाते हैं। और वो हैं कौन कौन से, छ, त्र, ज्या और श्र। संयुक्त या मिश्रित वर्ण है क्यों, क्योंकि ये एक से अधिक वर्णों के योग से बने हैं। इसमें भी कोई भी वर्ण ऐसा नहीं है जो किसी एक वर्ण के योग से बना। वो वर्ण होंगे कौन कौन से, उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, इस छ का निर्माण एक तुक्का और उसके बाद इश वाले सा से हुआ है। इसकी संरचना दूसरी हम ये भी बना सकते हैं कि अगर इस का के साथ हम हलंत लगाते हैं और इस सा के साथ भी हलंत लगाते हैं तो इसके साथ जो स्वर शामिल रहेगा वो स्वर कौन सा रहेगा, छोटा आ, वो निकल जाएगा। तो दोनों ही संरचनाएं सही हैं, चाहे आप पहले वाली देखें और चाहे दूसरी वाली देखें। और ऐसे करके बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो इस छ का योग इन 2 वर्णों से होता है और इन 3 ध्वनियों से होता है। ठीक वैसे ही इस त्र का निर्माण भी 2 वर्णों से होता है। एक तो वर्ण होता है ता और दूसरा वर्ण होता है रा। याद रखिएगा, पहले वाले वर्ण में जरूर ही क्या होगा, हलंत। हलंत का अर्थ है इसके साथ कोई भी स्वर शामिल नहीं। अगर हलंत नहीं लगा है इसका अर्थ है कि उसके साथ कोई ना कोई स्वर शामिल है। अब इसी की अगर हम दूसरी संरचना बनाएं तो हाँ ये कह सकते हैं कि एक तो ता और दूसरा रा, और यदि इसमें हलंत लगाते हैं तो
तीसरा वर्ण निकल जाएगा और वो वर्ण कौन सा होगा? छोटा आ। तो इस तरह का निर्माण इन दो ध्वनियों से या इन दो ध्वनियों से या इन दो वर्णों से होता है। अगला वर्ण, तो अगला वर्ण है आपका ज्या। देखिए इस ज्या का निर्माण कौन कौन से वर्णों से होता है? एक तो वर्ण होता है ज्या और दूसरा वर्ण चा वर्ग का पंचमाक्षर यानी कि इया। जा और इया के योग से होता है। सॉरी, अगर आप यहां हलंत लगाएंगे तो इसके बाद छोटा आ आपका निकलेगा, तो हम इसकी दोनों संरचनाएं लिखे देते हैं जा प्लस इया, या इसी की दूसरी संरचना जा के नीचे भी हलंत लगाइए, इसके नीचे भी हलंत लगाइए और फिर इसके बाद जो स्वर शामिल है उसी स्वर को निकाल दीजिए। चूंकि सामान्यतः किसी भी वर्ण के साथ यदि मात्रा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। अगर सामान्यतः किसी भी वर्ण के साथ कोई मात्रा नहीं लगी है तो और हलंत भी नहीं लगा है तो उसके साथ एक वर्ण शामिल होता है और वो वर्ण कौन सा होता है? छोटा आ। क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि टोटल स्वर तो कितने हैं? 11, लेकिन मात्राएं कितनी हैं? 10, यानी कि एक वर्ण की मात्रा नहीं है और वो वर्ण है कौन सा? वो वर्ण है छोटा आ। इसी कारण इस छोटा आ को क्या कहा जाता है? शहीद वर्ण। अभी आगे चर्चा हम लोग करेंगे, तो इस छोटा आ को क्या कहा जाता है? शहीद वर्ण। खैर आगे आगे देखिए, अगला वर्ण आपका एक बचा है स्रा। इस स्रा का योग होता है शा प्लस रास और इसके साथ क्या रहेगा? हला। इसी की अगर दूसरी संरचना बनाएं तो ये कह सकते हैं कि शा प्लस रा प्लस छोटा आ के योग से निर्माण होगा किसका? श्रा। तो चूंकि एक से अधिक वर्णों के योग से कोई वर्ण निर्मित होते हैं तो वो वर्ण कहलाते हैं मिश्रित या संयुक्त वर्ण। और ये व्यंजन के कौन सा प्रकार है? ये व्यंजन का चौथा प्रकार है। तो हम लोगों ने 4 प्रकार के व्यंजन पढ़ लिए। एक तो वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन, का से लेकर मा तक टोटल 5 वर्ण। अच्छा, दूसरा उसी 5 वर्णों में जो हमने बताया था कि जो पहले अक्षर होते हैं जैसे का, चा, टा, ता, पा, उन्हीं के आधार पर उनका नाम भी दे दिया जाता है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अभी बताएंगे। देखिए आगे क्या है? आगे हम लोग बात करने वाले हैं जो व्यंजन है उन्हीं व्यंजनों के उच्चारण। पहले जो आपको हम पहले बता चुके हैं उसमें कुछ सुधार कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सुधार क्या है? हमने बताया कि जो इसके पहले वर्ण होते हैं इन्हीं के आधार पर इनका नाम दे दिया जाता है और वो नाम क्या दे दिया जाता है? वर्ग के आधार पर। ये आप लिख चुके हैं तो हम इसको इरेज किए देते हैं, शायद आपके ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े। देखिए हमने कहा कि चूंकि इसका पहला वर्ण कौन सा है? का, तो इसको कह दिया जाता है का वर्ग। और का वर्ग का अर्थ है कि का वर्ग में आने वाले 5 वर्ण शामिल होंगे। यानी अगर हम कहेंगे का वर्ग तो का वर्ग का अर्थ रहेगा का, खा, गा, घा और गा। दूसरा, इसका पहला वर्ग कौन सा है? चा, इसको हम लोग कह देते हैं चा वर्ग। चा वर्ग का अर्थ होगा चा, छा, जा, झा और इया। वैसे ही अगर हम लोग कहेंगे टा तो इसको कहेंगे टा वर्ग और टा वर्ग का अर्थ है कि यही 5 वर्ण। वैसे ही इसको कह देंगे ता वर्ग और ता वर्ग का अर्थ है ता, था, दा, धा, ना। और ठीक वैसे ही इसको कह देंगे पा वर्ग। तो इन वर्गों के नाम से ही, चूंकि अगर 5 वर्णों को आपको पढ़ना है तो आप कह देंगे का, चा, टा, ता, पा वर्ग का अर्थ है कि 25 वर्ण हो गए। दूसरा, ये जो हमने ऊपर संख्याएं लिखी है 1, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 3, यहां लिखा है 4, यहां लिखा है 5, इनका भी प्रयोग हम लोग आगे करने वाले हैं जब इनके उच्चारण पढ़ेंगे। अब देखते हैं उच्चारण में इसकी क्या सहभागिता रहेगी और इसका कैसे प्रयोग हम लोग करें। देखिए अब हमने कहा कि अब हम लोगों को पढ़ने हैं क्या? जो आपके व्यंजन है उन्हीं व्यंजनों के उच्चारण स्थान। और उच्चारण स्थान में भी अगर आप रिलेट कर पाए तो हमने जब आपको बताया था कि स्वरों के उच्चारण स्थान, तो स्वरों के उच्चारण स्थान में हमने बताया था कि अगर उच्चारण करना है तो वो उच्चारण 2 आधारों पर हो सकता है। एक आधार बताया था कि प्रयास या
प्रयत्न के आधार पर उच्चारण होता है, और दूसरा होता है स्थान के आधार पर उच्चारण। जो स्थान के आधार पर उच्चारण था उसके अंतर्गत आपके उच्चारण स्थान आते हैं, जैसे कि कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। जो आपका प्रयत्न का आधार था वो फिर से दो भागों में डिवाइड हो गया था, और एक भाग था कौन सा? एक भाग था घोष के आधार पर या घोषत्व के आधार पर, और दूसरा आधार था प्राण के आधार पर या प्राणत्व के आधार पर। फिर बताया था हमने कि इस घोषत्व के भी दो आधार हो गए थे, इस प्राणत्व के भी आधार कितने हो गए थे? दो। घोषत्व का अर्थ क्या था? गले में होने वाला कंपन। प्राणत्व का अर्थ क्या था? फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। घोषत्व के दो आधार थे। एक तो आधार था कौन था? अघोष, यानी कि जिसमें अनुनाद या कंपन ना हो। दूसरा था सघोष, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन हो, और इसी सघोष को हमने कह दिया था क्या? घोष। और जो प्राणत्व के आधार पर था उसमें हमने कहा था कि इसका अगर प्राणवायु की कम आवश्यकता होती है तो इसको कहते हैं अल्प प्राण, और अगर प्राणवायु की ज्यादा आवश्यकता होती है तो इसको कह देते हैं महाप्राण। क्योंकि इसको आगे हमने शॉर्ट रूप में लिखा है, सीधे प्रयत्न के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर सीधे अघोष, इसीलिए रिलेट करने के लिए हमने आपको बता दिया। स्थान में क्या आ जाएंगे? कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। देखिए जो आपके उच्चारण हमने बताए, एक तो आपका कौन सा है? प्रयत्न के आधार पर, और प्रयत्न के आधार पर भी पहला प्रकार कौन सा है? प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर पढ़ने से पहले हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कहां? घोषत्व के आधार पर। क्यों? इसका भी रीजन आपको आगे देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ने हैं अघोष वर्ण, और यदि आप पूरी क्लास में अब तक सीरियस नहीं थे तो यहीं से सतर्क हो जाइए। क्वेश्चन आपके यहीं से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन कौन से वर्ण अघोष हैं, कौन कौन से वर्ण सघोष। देखिए घोषत्व का अर्थ क्या है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में गले में कंपन हो। यदि कंपन होगा तो वो वर्ण कहलाएंगे सघोष, या इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? घोष। यदि वर्णों, और यहां वर्ण का आशय है व्यंजन, और यदि किसी व्यंजन के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है तो वो कहलाते हैं अघोष। अब आपके मन में यह भी हो सकता है कि हम उच्चारण तो कर रहे हैं लेकिन हमारे गले में कंपन हो रहा है, तो माफ करिएगा, अगर किसी अघोष वर्ण का उच्चारण आप कर रहे हैं और फिर भी कंपन हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि आप सही से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, जो कि वैज्ञानिक क्रम है। देखिए अब चर्चा करते हैं कि अघोष वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आए। तो अब रिलेट करिए, जो हम पहले आपको बता चुके हैं यहीं से रिलेट करना है आपको। कहां से? यहां। अब हम लिखने वाले हैं कि जो भी आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं, इन वर्गीय व्यंजन के जो भी पांचों वर्ग होते हैं, उन पांचों वर्ग के जो पहले और दूसरे वर्ण होते हैं वो सभी वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं। यानी कि का वर्ग का का और खा, चा वर्ग का चा और छा, टा वर्ग का टा और था, ता वर्ग का ता और था, और पा वर्ग का पा और फा वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं, यानी कि अघोष होते हैं। इनके उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता। यही हम भाषिक रूप में लिखने वाले हैं। देखिए क्या लिखे। अघोष में हम लिख दिया कि वर्गीय व्यंजन के, जो भी आपकी है वर्गीय व्यंजन के कौन कौन से वर्ण? वर्गीय व्यंजन के प्रथम, प्रथम का अर्थ है पहला, व द्वितीय वर्ण, द्वितीय वर्ण क्या होंगे? अघोष होंगे। और कौन कौन से वर्ण? तो और भी वर्ण है, और वर्ण कौन कौन से हैं? तो वर्ण है आपका ये वाला शा, दूसरा ये वाला शा, तीसरा कौन सा सा? तो तीसरा सा भी आपको लिखना है, तो तीसरा सा लिख लीजिए जो कि साधारण सा होता है, ये वाला सा। इन तीनों सा भी क्या होते हैं? अघोष होते हैं। अघोष में वर्गीय व्यंजन के प्रथम व दूसरे वर्ण, और इसी के साथ में तीनों सा, सा, शा, सा, इनका एक साथ ही छूट गया है, वो भी आगे आएगा। तो टोटल ये वर्ण कहलाते हैं क्या?
अघोष वर्ण। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, सघोष की। फिर वही चलते हैं, वहीं से रिलेट करते हैं कि सघोष वर्ण कौन कहलाए। अब तक हमने बताया, आपने रिलेट किया कि जो भी आपके वर्गीय व्यंजन के पहले और दूसरे वर्ण थे वो क्या हो गए, अघोष। यानी बच कौन से गए, वर्गीय व्यंजन के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण। इसके भी तीन, इसके भी तीन, इसके भी तीन और इसके भी तीन और अंत में इसके भी तीन, टोटल 15 वर्ण। इधर कितने थे, टोटल 10 वर्ण। तो वर्गीय व्यंजन के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण क्या कहलाएंगे, सघोष। इसी पॉइंट को हम उठा करके सीधे इसी सघोष वाले कॉलम में लिख देंगे कि वर्गीय व्यंजन के, वर्गीय व्यंजन के, वर्गीय व्यंजन के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण क्या होंगे, सघोष होंगे। प्लस जो भी आपने व्यंजनों का विभाजन पढ़ा है उसमें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें 3 ध्वनियां शामिल हो जाती हैं, तो वो अघोष और सघोष के आधार पर विभाजित नहीं किए गए, ना ही उनको अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर विभाजित किया गया। यानी कि टोटल 33 वर्ण को ही विभाजित किया गया है घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर। तो अब आपके बचे कौन कौन से वर्ण, 4 वर्ण बचे, वो कौन कौन से, अंतस्थ वर्ण। और अंतस्थ वर्ण का अर्थ है एक तो या, कौन सा वर्ण, या। इस या को थोड़ा सुधार करके लिख देते हैं। एक तो वर्ण बचा आपका कौन सा, या, दूसरा रा, तीसरा ला और चौथा वा। अंतस्थ वर्ण भी क्या होंगे, सघोष होंगे। और उसी के साथ एक इनका साथी छूटा है, वो भी यही आ जाएगा और एक वर्ण हो जाएगा कौन सा, हा। अघोष वर्गीय व्यंजन के पहले, दूसरे वर्ण और तीनों सा। सघोष वर्गीय व्यंजन के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण और चारों अंतस्थ वर्ण, यारा, लावा और हा, ये क्या होंगे, सघोष। आगे देखिए, बात करते हैं, ये हमने आपको समझाया। आगे बात करते हैं उसी प्रयत्न के आधार पर जो प्राणत्व का आधार है। प्राणत्व का अर्थ है फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। अगर मात्रा कम आवश्यकता होगी तो वो कहलाएंगे अल्प प्राण, अगर मात्रा ज्यादा आवश्यकता होगी तो वो कहलाएंगे महाप्राण। देखिए, इसको भी हम उसी से रिलेट करेंगे जो हमने यहां पढ़े हैं, कौन से, ये देखिए। अघोष में क्या था, पहले और दूसरे। सघोष में क्या था, तीसरे, चौथे, पांचवें, यानी कि एक क्रम चल रहा था। अब जो अल्प प्राण और महाप्राण में होगा वो होगा अल्टरनेट क्रम, यानी कि पहला वाला रखिए, दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा वाला रखिए, चौथा छोड़ दीजिए, पांचवा वाला रखिए और छठा तो कोई है ही नहीं, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। वर्गीय व्यंजन के, वर्गीय व्यंजन का अर्थ है कि पांचों वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। इसी बात को यहां से उठा करके और सीधे नीचे पेस्ट कर देंगे और यहां लिखे देते हैं वर्गीय व्यंजन के, वर्गीय व्यंजन के कौन कौन से, पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण। इसके अलावा कौन कौन से रहेंगे, तो जो उधर सघोष में थे वही उसके जस्ट पड़ोस में अल्प प्राण में रहेंगे, यानी कि अंतस्थ वर्ण। एक तो या, दूसरा रा, तीसरा ला और चौथा वा, और इन्हीं का नाम क्या है, इन्हीं का नाम है अंतस्थ वर्ण। ये इतने टोटल वर्ण कौन से होंगे, अल्प प्राण। फिर एक बार रिपीट किए देते हैं, वर्गीय व्यंजन के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण और चारों अंतस्थ वर्ण क्या होंगे, अल्प प्राण। बच कौन कौन से गए, तो पहला हो गया, बीच में कौन सा एक छूटा, दूसरा। तीसरा हो गया, बीच में एक कौन सा छूटा, कौन सा छूटा, चौथा। इसी को महाप्राण में अगर हम लिखें तो लिख देंगे वर्गीय व्यंजन के, वर्गीय व्यंजन के कौन कौन से, दूसरे और चौथे वर्ण क्या होंगे, महाप्राण।
इसके अलावा कौन कौन से वर्ण छूटे? 4 वर्ण छूट गए, क्योंकि अगर 33 में देखेंगे तो 15 यहां हो गए, 4 यहां हो गए, 19, उसके बाद 10 यहां हो गए, 29, बचे कितने? 4। और वो 4 कौन कौन से? तो वो 4 कहलाएंगे शा, दूसरा कहलाएगा शा, तीसरा कहलाएगा सा, और एक वर्ण कहलाएगा कौन सा? हा। और जब यही चारों वर्ण मिल जाते हैं तो इन्हीं के नाम हो जाते हैं क्या? ऊष्म वर्ण। कौन कौन से वर्ण? ऊष्म वर्ण। तो अल्प प्राण में वर्गीय व्यंजन के पहले दूसरे वर्ण, पहले तीसरे और पांचवें वर्ण, और महाप्राण में वर्गीय व्यंजन के दूसरे और चौथे वर्ण। अल्प प्राण में अंतस्थ वर्ण, महाप्राण में ऊष्म वर्ण। ये तो हो गया विभाजन किसके आधार पर? प्रयास या प्रयत्न के आधार पर। अगला आधार हम लोग पढ़ते हैं, और अगला आधार कौन से आधार पर है? स्थान के आधार पर। और स्थान का अर्थ यह है कि यहां कंठ से चालू करेंगे, कंठ से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा तालु, ताल से फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा मूर्धा, और मूर्धा से फिर आगे जाएंगे तो आ जाएगा दंत, और दंत से फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो बाहर का भाग आ जाएगा, और वो कहलाएगा कौन सा? ओष्ठ। देखिए, इनको इसी क्रम में लिखने का क्रम भी इसीलिए ये निश्चित है क्योंकि जो भी आपके वर्गीय व्यंजन हैं वो जिस क्रम में लिखे गए हैं उन्हीं के क्रम के अनुसार ही इनके उच्चारण स्थान है। यानी कि सबसे पहले कंठ आएगा तो सबसे पहले का वर्ग आएगा। का वर्ग के जो भी पांचों वर्ण होंगे, का, खा, गा, घा, गा, उन सभी का उच्चारण किससे होगा? कंठ से, क्योंकि हमने यहां लिख दिया का वर्ग। और का वर्ग का अर्थ है कि का, खा, गा और घा, और इसके साथ में पंचमाक्षर हो जाएगा कौन सा? अंग। देखिए, उसके बाद हमने कहा कि दूसरे स्थान पर आया ताल। का वर्ग के बाद में कौन सा वर्ग लिखा था? का, उसके बाद लिखा था चा वर्ग। तो का वर्ग कंठ से, ताल से किससे हो जाएगा? चा वर्ग, और चा वर्ग का अर्थ है कि चा वर्ग के पांचों वर्ण। वैसे ही मूर्धा, तीसरा स्थान है मूर्धा, यहाँ का वर्ग, चा वर्ग, तो तीसरा स्थान आ जाएगा टा वर्ग। और टा वर्ग का अर्थ है कि टा वर्ग के पांचों ही वर्ण उच्चारित होंगे किससे? मूर्धन्य से या मूर्धा से। उसके बाद अगला स्थान है दंत, और दंत आपको पता है कि का, चा, टा, तो अगला आ जाएगा ता वर्ग। और ता वर्ग का अर्थ है ता, था, दा, धा, ना, पांचों ही वर्ण उच्चारित होंगे दंत से अर्थात दंत से। फिर आया ओष्ठ, और ओष्ठ के अंतर्गत उच्चारित होने वाला जो वर्ग है वो वर्ग है पा वर्ग। फिर एक बार बता देते हैं, वर्ग का अर्थ है कि इनके आगे आने वाले सभी वर्ण। चा वर्ग का अर्थ है चा, छा, जा, झा, यहाँ। टा का अर्थ है टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता का अर्थ है ता, था, दा, धा, ना। पा का अर्थ है पा, फा, बा, भा, मा। ये सभी वर्ग उच्चारित होंगे किससे? कंठ से, ये ताल से, चा वर्ग, मूर्धा से, टा वर्ग, दंत से, ता वर्ग, और ओष्ठ से पा वर्ग। फिर ये दंत और ये ओष्ठ से मिलकर एक उच्चारण स्थान बना, और वो उच्चारण स्थान कौन सा है? दंतोष्ठ। अब देखिए, व्यंजनों के विभाजन में टोटल 25 का काम हो गया। बचे कितने? बचे 8। और वो 8 कौन कौन से? तो हम इस क्रम में लिखे देते हैं। एक तो सा, दूसरा शा, और तीसरा शा, और चौथा हा। दूसरा कौन सा बचा? एक तो बचा या, एक बचा रा, तीसरा बचा ला, और चौथा बचा वा। हमने आपको बताया एक तरीका कि नीचे के दोनों वर्ण को फिलहाल भूल जाए। कौन कौन से वर्ण? एक तो हा और दूसरा वा। तो ये बचे कितने? ये बचे 3। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो इसको अगर छोड़ दिया जाए तो ऊपर ये कितने लिखे? 1 2 3 4 5। कितने लिखे? 5। यहां कितने हैं? 1 2 3। अगर 3 वाले को 5 में ले जाना, इसका अर्थ यह है कि नीचे से एक हटा दो, एक ऊपर से हटा दो। यानी कि एक तो कंठ वाला हटा दो और दूसरा कलर चेंज किए देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमने कहा ऊपर से एक हटा दो, कंठ वाला हटा दिया। फिर हमने कहा नीचे से एक उठा दो, ओष्ठ वाला हटा दिया। अब कितने बचे? 3। 1 2 3। और ये तीनों उठा करके आप यही अरेंज कर दीजिए, यानी चा वर्ग के बाद लिख दीजिए या, टा वर्ग के बाद लिख दीजिए या के बाद रा, और इसके बाद लिख दीजिए ला।
ये 3 आ गए। अब उसके बाद इसी के साथ में ये 3 भी लिख दीजिए, यानी इसमें कॉमा या प्लस लगा करके लिख दीजिए शा, इसमें लिख दीजिए शा और इसमें लिख दीजिए प्लस करके शा। ये उच्चारण स्थान है, याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इनके नाम निश्चित हो गए। इस सा को क्या कहेंगे? तालव्य सा। इस वाले सा को क्या कहेंगे? मूर्धन्य सा। इस वाले सा को क्या कहेंगे? दंती सा। अब 2 वर्ण आपके बच गए, एक तो हा और एक वर्ण बच गया कौन सा? वा। वा को दोनों ही उच्चारण स्थान से उच्चारित किया जाता है, एक तो दंत और दूसरा ओष्ठ। तो ये जो लिखा है दंतोष्ठ, यही वास्तव में उच्चारित होता है 2 स्थानों से और इसको लिख देते हैं वा। यानी कि दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सा है? तो वो वर्ण है वा। एक वर्ण बच गया, वो वर्ण कौन सा है? हा। ये हा सबसे ऊपर चले जाएगा और इसको यहां लिख देते हैं, यानी कि हा को कहते हैं कंठ वर्ण, या हा का उच्चारण होता है किससे? कंठ से। तो टोटल व्यंजनों के उच्चारण स्थान भी हम लोगों ने देख लिए कि कंठ से का वर्ग और हा का उच्चारण होगा, ताल से चा वर्ग या और शा का उच्चारण होगा, मूर्धा से टा वर्ग रा और सा का उच्चारण स्थान होगा, दंत से ता वर्ग ला और सा का उच्चारण होगा, ओष्ठ से पा वर्ग का उच्चारण होगा और दंतोष्ठ से वा का उच्चारण होगा। यही पास एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो कमेंट के माध्यम से आप सभी को बताना है, और बताना क्या है? 2 स्थानों से उच्चारित होने वाले कुल वर्ण, 2 स्थानों से उच्चारित होने वाले कुल वर्ण हिंदी वर्णमाला में कितने हैं, ये आपको बताना है। कमेंट के माध्यम से आप लोग इसका उत्तर देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। हमने कहा कि अब वर्णमाला आपने पढ़ ली, स्वर पढ़ लिया, उसके विभाजन पढ़ लिए, उसके उच्चारण स्थान पढ़ लिए, व्यंजन पढ़ लिया, व्यंजन के विभाजन पढ़ लिए, व्यंजन के उच्चारण स्थान पढ़ लिए। अब क्या है? अब वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके कुछ विशेष नाम दिए गए। देखिए, आ की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस आ का जो विशेष नाम है वो विशेष नाम है शहीद वर्ण। इसका नाम क्या है? शहीद। ये सॉरी वर्ग नहीं है, ये क्या है? शहीद वर्ण। दूसरा देखिए अगला, हमने कहा ए और ओ, इन दोनों वर्णों को कहा जाता है गुण स्वर। देखिए ये विशेष नाम है, ये आपको याद ही करने हैं। कारण बता चुके हैं गुण स्वर क्यों कहते हैं। इसको कारण को जानने के लिए अगर आप पहली क्लास, यानी कि पहली नहीं वर्णमाला की पहली क्लास अर्थात निःशुल्क वाली जो क्लासेस चालू हुई हैं उसकी दूसरी क्लास अगर आप देखेंगे, उसमें हमने बताया है कि इनको गुण स्वर क्यों कहा जाता है। रीजन जानने के लिए आप वो क्लास अगर यदि देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वो देख लें, उसके बाद इसको देखें। इन 2 वर्णों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं वृद्धि स्वर। वृद्धि स्वर, इसको भी ये क्यों कहते हैं, ये भी हमने वही बताया है, आपको वही जानना होगा। एक वर्ण आया आपको, इस वर्ण को क्या कहते हैं? तो इस वर्ण को कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और यही वर्ण अगर इस प्रकार से लिखा होता तो इसको कहते अनुनासिक। क्या कहते? अनुनासिक। इस पर चर्चा हो चुकी है। एक वर्ण आया ये, इसको क्या कहते हैं? तो इस वर्ण को कहते हैं विसर्ग। ये कुछ विशेष नाम है, आपको याद रखना है। देखिए फिर आया वर्गीय व्यंजन के 4 वर्ण चा छा जा झा। इनको कहते हैं स्पर्श संघर्षी। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी। देखिए रिलेट कर देते हैं, जो हम लोग वर्णमाला पढ़ चुके हैं उसमें जो व्यंजन के प्रकार हमने बताए, उसमें पहला प्रकार स्पर्शी व्यंजन है, ना कि स्पर्श संघर्षी। और इसी में जब 4 वर्ण होते हैं वो ऐसे वर्ण हैं जिनको जीवा स्पर्श भी करती है और स्पर्श के साथ साथ अन्य वर्णों की अपेक्षा ज्यादा घर्षण भी करती है, इसीलिए इनका नाम क्या है? स्पर्श संघर्षी। और इन वर्णों की संख्या है कितनी? तो संख्या है 4, और वो 4 कौन कौन सी है? चा छा जा झा। फिर 2 वर्ण आए, ये वर्ण कौन से हैं? एक तो डा का परिवर्तित रूप है, जो कि वर्ण है आपका डा, इससे वर्णमाला में परिवर्तन हुआ, वर्ण बचा ढ़ा। एक तो ढा वर्ण है, इसका परिवर्तन हुआ और ये वर्ण बचा ढ़ा।
जो नीचे बिंदी लगी है इसको कहते हैं नुक्ता। और चूंकि ये नुक्ता यानी उर्दू या फारसी और हिंदी दोनों के मिश्रण से बने हैं, इसीलिए इनका एक तो नाम होता है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, एक तो उत्क्षिप्त या द्विगुण, और दूसरा जो इसी का नाम होता है, इन्हीं को कहते हैं संकर वर्ण। क्या कहते हैं? संकर वर्ण। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है कि जीवा बाहर की तरफ ऐसे उलट जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। अगला है ना, रा, ला, सा। इन ना, रा, ला, सा, तो इन चारों वर्णों को कहते हैं वर्त्स्य वर्ण। कौन से वर्ण? वर्त्स्य वर्ण। और महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से ये एक वर्ण है जिसका नाम क्या है? वर्त्स्य वर्ण। कौन कौन से हैं? चार वर्ण, न, र, ला और सा। अगले वर्ण है आपके वा और या। देखिए इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अर्ध स्वर। कौन कौन से स्वर? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर भी क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वर की अपेक्षा भी इसमें अल्प समय लगता है उच्चारण में, इसीलिए इनको कहते हैं अर्ध स्वर। क्योंकि अर्ध स्वर है इसलिए जीवा का संघर्ष भी कम होता है, इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण है इसका दूसरा नाम है वो है अल्प संघर्षी। दूसरा नाम इसका क्या है? तो वो नाम है अल्प संघर्षी वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी होंगे वा और या। अगला वर्ण है आपका रा। तो रा को कहते हैं, इधर हम लिखे देते हैं, तो रा को कहते हैं लुंठित या प्रकंपित वर्ण। लुंठित या दूसरा नाम क्या हो सकता है? प्रकंपित वर्ण। जब आप उच्चारण करेंगे रा का तो देखिए जीवा बिल्कुल इस आकार में मुड़ जाती है। तो लुंठा का अर्थ क्या होता है? मुड़ जाना। और प्रकंपित का अर्थ क्या है कि जब उच्चारण करेंगे तो कंपन के साथ बाहर को जीवा जाएगी, इसीलिए इसका नाम हो जाता है लुंठित या प्रकंपित वर्ण। अगला वर्ण लिखा है ला। इस ला को कहते हैं पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण। और पार्श्विक वर्ण होता कौन है? तो वो वर्ण होता है ला। कुछ वर्ण इधर भी लिखे हुए हैं, देखिए कौन से वर्ण लिखे हैं। तो वर्ण एक तो लिखे हैं इया, उआ, अड़ा, ना, मा। ध्यान से देखेंगे तो वर्गीय व्यंजन के सबसे अंत में आने वाले ये वर्ण हैं, और इन्हीं वर्णों को कह दिया जाता है पंचमाक्षर। क्या कह दिया जाता है? पंचमाक्षर। या कहीं कहीं इन्हीं को कह दिया जाता है नासिक। और याद रखेंगे कि अगर सिंगल रूप में, अकेले रूप में पूछा जाए कि इन वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ से होते हैं, तो उच्चारण होते हैं नासिका से। ये भी आपको याद रखना है, नाम क्या है? नासिक्य वर्ण। दूसरा देखिए, इनके नाम हम आपको बता चुके हैं। इनको क्या कहते हैं? ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी। देखिए यहां भी से एक क्वेश्चन आपका आएगा जो कि पूछा गया है। अगर केवल संघर्षी पूछा जाए, क्योंकि आपने दो प्रकार के संघर्षी पढ़े, एक तो स्पर्श संघर्षी और दूसरा ऊष्म संघर्षी। अगर केवल संघर्षी पूछा जाता है तो उसका अर्थ होता है यही चार वर्ण में से कोई भी वर्ण। और अगर स्पेशल नाम दे दिया जाता है ऊष्म संघर्षी तो ये चार, और अगर स्पर्श संघर्षी तो फिर ये वाले चार। आपको याद रखना है। अगला एक वर्ण है हा। चूंकि हमने बताया कि इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, इसलिए इसको कहा जाता है कुंठित। क्या कहा जाता है? कुंठित। या इसी कुंठित का दूसरा नाम होता है काकल्य वर्ण। कुंठित या काकल्य वर्ण के नाम से कौन सा वर्ण जाना जाता है? तो वो वर्ण है हा। कौन सा वर्ण है? हा। एक वर्ण आपका ये बचा, इसको हम कई बार बता चुके हैं। ये वर्ण कहलाता है आगत स्वर। क्या कहलाता है? आगत स्वर। सॉरी, ये हमने ऊपर लिख दिया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आगत स्वर। दूसरा याद रखना है आपको, अगर पूछी जाए आगत ध्वनियां, देखिए यहां हम हिंट करके अलग से लिख देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आगत ध्वनियां, आगत ध्वनियां, तब तो इसके अंतर्गत आने वाली जो भी आपकी फारसी ध्वनियां होती हैं, और वो कौन कौन सी? एक तो का, नीचे नुक्ता, दूसरा खा, इसके भी नीचे नुक्ता, तीसरा गा,
इसके नीचे भी नुक्ता, तीसरा होता है फा, इसके नीचे भी नुक्ता, और एक होता है जा, इसके नीचे भी नुक्ता। अगर आगत ध्वनियां या आगत वर्ण पूछा जाए तो उत्तर होगा इन वर्णों में से, और अगर आगत स्वर पूछा जाए तो उत्तर होगा ये वाला। जो भी आपका संपूर्ण वर्णमाला था उसका कोई भी एक सिंगल महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा अगर आप इन 2 क्लासों में वर्णमाला को पढ़ लिए हैं अच्छे से ध्यान से। तो ये आपके कुछ स्पेशल वर्ण थे जिनके नाम भी हमने आपको बता दिए। तो अब आपका वर्णमाला टॉपिक पूर्णतया समाप्त होता है। देखिए, फिर हमने आपको बता रहे हैं कि अगर आपको इन सभी क्लासों की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएंगे, और टेलीग्राम का जो लिंक रहेगा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जिसके माध्यम से आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़िए, क्योंकि ये एक मुहिम है जिससे हम लोग बिल्कुल एक चरणबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश यूपीपी के लिए बहुत ही मेहनत के साथ प्रयासरत हैं। तो अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो आशा करते हैं कि आप लोग भी हम लोगों का साथ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।